नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में, मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी पर। मेरा नाम है लोकेश कुमार और हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 स्लाइड्स के अंदर हम लगभग 50 से ज़्यादा सवालों को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, आपके सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए हेल्पफुल हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यानी ऐसा कौन सा शहर था हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ जो 3 हिस्सों में विभाजित था? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। धोलावीरा जो शहर था वो 3 हिस्सों में विभाजित था। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि स्टेडियम जैसी इमारत किस शहर में मिली थी? तो स्टेडियम जैसी इमारत भी आपको धौलावीरा में ही मिली थी। स्टेडियम जैसी इमारत कहाँ पे मिली थी? धौलावीरा में ही मिली थी, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? जो जुते हुए खेतों के प्रमाण हैं वो भी आपके कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा के अंदर मिले हैं जुते हुए खेतों के प्रमाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस तरह की सभ्यता थी, ये हमसे पूछा है। भाई क्या वो लोह युगीन सभ्यता थी, या फिर ताम्र युगीन सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ ही साथ इस सवाल में बेसिकली ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो ध्यान से सवाल को पढ़ते नहीं हैं, जल्दबाजी में। यहाँ पे पूछा हुआ है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, हमको बताना है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी जो एनी बेसेंट, यहाँ पे दिया हुआ है एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। लिख लीजिए फटाफट से, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? प्रश्न में पूछा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। साथ ही साथ ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछे, भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो वो भी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी पहली महिला राज्यपाल। और किस राज्य से थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश से। पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ लेता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य से थी? तो यूपी से थी। यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। साथ ही साथ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? तो वो थी, आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी। फर्स्ट फर्स्ट वुमेन वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा या फिर कालीबंगा। देखिए, प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है साइड में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मृतकों का टीला, ये जो शब्द है इसका ये किसका अर्थ होता है? तो ये मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो खोज का इनका श्रेय जो जाता है वो जाता है राठल दास बनर्जी। किसे जाता है? राठल दास बनर्जी। और वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज प्रारंभ की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। लेकिन जो तो हमारी मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो का जो श्रेय जाता है वो जाता है राठल दास बनर्जी जी को। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। जो घोड़े की अस्थियां होती हैं वो मिली हैं यहाँ से।
तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 60? तो बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा। देखिए हमारे चैनल पे डेली की डेली कम्युनिटी टैब में 5, 6, 7 प्रश्न डाले जाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन प्रश्नों का भी आंसर दें जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। तो सम्मान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 में। इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि आपसे पूछता है भाई अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ये संविधान के अनुच्छेद 17 में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है पंचायतों का गठन। जो पंचायतें हैं, पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 60 में है कि जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा और उसकी सदस्यता भी ग्रहण करेगा। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में। ये दिया हुआ अनुच्छेद नंबर 60 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 में है सम्मान सिविल संहिता। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है, सत्य की ही सदा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, इसका उल्लेख किस स्थान पर है? मुंडकोपनिषद में है, ज्वालोपनिषद में है, या फिर ऋग्वेद में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्यादातर जो आंसर देते हैं बच्चे देते हैं ऋग्वेद में है, लेकिन ऋग्वेद इसका आंसर नहीं है। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो है आपका मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आता है ऋग्वेद के अंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के अंदर। और किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, सॉरी प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए बहुत ही जल्दी से पढ़ने वाले हैं जिससे टाइम वेस्ट ना हो हमारा जरा भी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी पता चल जाए, बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएं सभी एग्जाम के लिए। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर रक्त समूह, या फिर आनुवांशिकता के नियम? तो देखिए कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी किसकी? रक्त समूह की खोज की थी। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है? जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो आप जानते हैं ए या फिर बी या फिर ए बी या फिर ओ, इस तरह से जो आप जानते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। साथ ही साथ यदि आपसे पूछे कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी जीवित कोशिका की खोज। यदि आपसे पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। यदि आपसे पूछे कि आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो वो की थी जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जॉन ग्रेगर मेंडल ने खोज की थी आनुवांशिकता के नियम। साथ ही साथ यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि भाई सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी, और सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था हमारा? कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इसे आप लिख लीजिए VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए फटाफट से, क्या वो पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, या फिर थायराइड है, या फिर अग्नाशय ग्रंथि है? तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी, तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। कौन सी होती है? लीवर, जिसे आप यकृत भी बोलते हैं। यह हुआ पहला प्रश्न आपका। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है,
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, जो यहाँ पे आपको दी हुई है इस ऑप्शन में। थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है शीर्ष ग्रंथि। जो शीर्ष ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो मिश्रित ग्रंथि आपकी होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। यहाँ पे दी हुई है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी किडनी में। किडनी में पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। और इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। किस देश की राजधानी असुमेलित है? यहाँ पे कुछ देशों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है। तो देखिए, केन्या की राजधानी नैरोबी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, बिल्कुल सही बात है। डेनमार्क की राजधानी आपकी जो है कोपेनहेगन है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या होती है? रबात। नहीं, रबात नहीं है, ये गलत है। उसने पूछा है असुमेलित, तो यही हमारा असुमेलित है। तंजानिया की राजधानी रबात नहीं होती। तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तंजानिया की राजधानी है आपकी डोडोन। क्या होती है? डोडोमा। डोडोमा। डोडोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी होती है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ स्टॉकहोम जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉकहोम में क्या हुआ था? 1972 का हमारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में। चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ये असुमेलित है, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर हमारे सामने 10, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अब देखिए, वैसे तो ये एक ही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में आपके 4 प्रश्न सम्मिलित हैं। कौन सी पुस्तक ऐसी है जो विशाख दत्त द्वारा रचित है? इंडिका है, मृच्छकटिकम है, मुद्रा राक्षस है, या फिर कादम्बरी है? तो देखिए, जो आपकी इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है मेगस्थनीज ने। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मेगस्थनीज ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। जो आपकी मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो ये लिखी है शूद्रक ने। शूद्रक ने। और जो आपकी कादम्बरी है, ये कौन है? ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा है कादम्बरी। और विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है? तो वो है मुद्रा राक्षस। बात समझ में आ गई? देखिए, इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। और कादम्बरी बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो ये आपके 4 प्रश्न हुए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, छाप लीजिए फटाफट से। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? जिस नदी को आज हम झेलम के नाम से जानते हैं, उसे वेदों में किस नाम से जाना जाता है? यह हमसे पूछा है। अष्टनी, वितिस्ता, परुषणी, या फिर अरण्या? देखिए, जो अष्टनी है, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है अष्टनी, तो अष्टनी हम कहते हैं चेनाब नदी। कौन सी नदी है ये? यह है चेनाब नदी। चेनाब नदी का नाम था अष्टनी। जो यहाँ पे दिया हुआ है वितिस्ता, तो वितिस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का नाम है। झेलम नदी का नाम है। जो आपको पूछा हुआ है परुषणी, तो परुषणी किसका नाम है? ये नाम है रावी नदी। जो आपकी रावी नदी है उसे परुषणी नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वितिस्ता। वितिस्ता नदी है जिसे झेलम के नाम से अब हम जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है, किससे है धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध? यहाँ पे बात हो रही है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध आपका हो जाएगा सारनाथ से है, लुम्बिनी, बोधगया, या फिर कुशीनगर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है हमारा? सारनाथ है। यदि आपसे पूछे लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है, लिख लेते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया के अंदर। और कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था उनका महापरिनिर्वाण, यानी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था कुशीनगर के अंदर। महापरिनिर्वाण।
ये हुआ था कुशीनगर में। ऐसा पूछ लिया जाता है कि महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो महापरिनिर्वाण जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था, लिख लीजिए एक बार फिर से, महापरिनिर्वाण। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कुशीनगर से। और धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से संबंधित है, ये सारनाथ से संबंधित है। जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर और ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में तीन चार प्रश्न सम्मिलित हैं। छाप डालो फटाफट से छाप दो। प्रश्न नंबर 13, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये पूछा है। क्या ऋषभ देव थे, क्या पार्श्वनाथ थे, या महावीर स्वामी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऋषभ देव जो थे वो आपके पहले जैन तीर्थंकर थे। सबसे पहले कौन थे, ऋषभ देव। यदि आपसे पूछा जाए 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे महावीर स्वामी, 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर। यदि पूछा जाए 23वें कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? चार वेद हैं, आप सभी जानते हैं, चारों वेद आपके सामने दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद आपका दिया हुआ है ऋग्वेद है। यदि आपसे पूछा जाए कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो जो आपका अथर्व वेद है ये आपका वेद त्रय में शामिल नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। समझ रहे हैं बात, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो वो भी अथर्व वेद है। कौन सा है, जादू टोना वाला वेद। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो वो अथर्व वेद है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? भाई देखो फटाफट से सब्सक्राइब और शेयर कर दो यदि पसंद आ रही है क्लास तो। यदि सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाओ हमारी। समझ रहे हैं बात, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, ऐसी धांसू क्लास आएंगी आपके लिए कि कोई जवाब नहीं, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फटाफट से बताइए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? खजुराहो मंदिर, या फिर मीनाक्षी मंदिर है, या फिर कामाख्या माता मंदिर है, या फिर दिलवाड़ा मंदिर है? तो देखिए जो आपका पंचायतन शैली में निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है ये आपका हुआ है पंचायतन शैली में। और खजुराहो मंदिरों में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो है महादेव, महादेव टंदरिया मंदिर। टंदरिया महादेव भी बोलते हैं इसे। टंदरिया महादेव का मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है खजुराहो मंदिर में। यदि आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं, तो भाई मध्य प्रदेश में है, आप सभी जानते हैं। मीनाक्षी माता मंदिर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है, तो आपका असम में है, असम में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो आपका कहाँ पे, बताइए फटाफट से बताइए, लाइव लाइव कमेंट कर दीजिए बहुत जल्दी से। कहाँ पे आपका दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान में है, राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित है, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने? बताइए फटाफट से। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था किसने, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में हुआ था बुलंद दरवाजे का निर्माण। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो अकबर के पिता थे हुमायूं, ये आप सभी जानते होंगे। ताजमहल किसने बनवाया था, तो भाई ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, आप सभी जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाया था वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। खिलजी वंश का शासक था, दूसरे नंबर का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है? कौन सा ऐसा घटक है जो जैविक नहीं है? जैविक का मतलब है जो आपसे पूछा गया है अजैविक, जिसमें जीवन ना हो, वो आपसे पूछा है।
भाई जैविक नहीं है, इसका मतलब क्या है, अजैविक होना चाहिए। तो देखिए पादप हैं, पादपों में जीवन होता है, केंचुए में भी जीवन होता है, कवक में भी जीवन होता है, लेकिन मृदा में जीवन नहीं होता। और आपसे वही पूछा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृदा, मृदा जो है वो अजैविक घटक है, यानी जैविक नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? अभी अभी पीछे मैंने बताया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 10 तो मंडल हैं, 10 मंडल, और 1028 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर। हमसे पूछा है कि किस मंडल में है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र जो है वो है आपका तीसरे मंडल में। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में आपका गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ऋग्वेद के अंदर सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है G7, उसका सदस्य कौन सा देश नहीं है, ये आपसे पूछा है। यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत, कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं है? तो देखिए G7 को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, वो है GF जूस। GF का मतलब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। इस ट्रिक के द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए G से क्या हुआ, जर्मनी हुआ। एफ से क्या हुआ, एफ से आपका हुआ फ्रांस, एफ से हुआ फ्रांस। जे से क्या हुआ, जे से हुआ जापान, क्या हुआ, जापान। यू से क्या हुआ, यू से हुआ यूएसए, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। आई से क्या हुआ, आई से हुआ आपका इटली, इटली। सी से क्या हुआ, तो सी से हुआ आपका कनाडा, कनाडा जो हुआ वो हुआ सी से। और ई से क्या हुआ, ई से हुआ इंग्लैंड। ये आई से इटली होता है, आई से इंडिया मत समझ लेना मेरे दोस्त, आई से इंडिया मत समझ लेना, आई से इटली है। तो भारत जो है, भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत G7 का मेंबर नहीं है। फिर से एक बार देखिए किस तरह से आपको याद करना है। ऊपर लिखिए GF जूस, GF जूस। जी से क्या हुआ, जर्मनी हुआ। एफ से क्या हुआ, फ्रांस हुआ, फ्रांस यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, फ्रांस। जे से क्या हुआ, जे से हुआ जापान, भूलेंगे नहीं आज के बाद में। यू से क्या हुआ, यूएसए। आई से क्या हुआ, आई से हुआ आपका इटली, आई से इटली। सी से क्या हुआ, सी से हुआ कनाडा, कनाडा। और ई से क्या हुआ, ई से हुआ आपका इंग्लैंड। तो ये आपके 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं। सन 1998, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सन 1998 में इसका नाम हो गया था G8। G8 क्यों हुआ था? क्योंकि इसके अंदर शामिल हुआ था रूस। जो रूस है, जो रसिया है, वो आपका G7 में शामिल हुआ था, इसलिए इसका नाम बन गया था G8। G8 इसका नाम बन गया था। लेकिन ये बाहर हो गया सन 2014 में, सन 2014 में इसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया, जिसके बाद में वापस से G7 बन गया। और अभी इसके अंदर 7 सदस्य देश शामिल हैं। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। ये 7 सदस्य देश हैं जो G7 के मेंबर हैं। तो कौन मेंबर नहीं है? भारत मेंबर इसका नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे आज के प्रश्न। 20 प्रश्न हमने पढ़े हैं, लेकिन इस 20 प्रश्न के अंदर हमने लगभग 50 प्रश्न हल किए हैं। हर प्रश्न के अंदर 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हमने पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बेहद पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो को अपना। और यदि ये पसंद आती है दोस्त, तो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स में, सभी दोस्तों में, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड जो भी आपके हों, सब में शेयर कर देना। सबसे बोलना कि चैनल पे अपना प्यार बरसाएं थोड़ा सा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे से इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी चैनल के ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।